देख रहे हैं आप आई न्यूज। बिहार के नतीजे आ चुके हैं। तेजस्वी के साथ 21 विधायक कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और बिहार में जो घटनाक्रम चल रहा है, लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में राज्यसभा पार्टी के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, जो कि ईवीएम को लेकर अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर आप कैसे देखते हैं बिहार चुनाव में? देखिए, बिहार चुनाव में ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी की गई है, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली है। और एक उदाहरण से इसको समझ में आ जाना चाहिए। आप एक लखीसराय में एक काउंटिंग के दौरान ईवीएम जो मशीन थी वो गड़बड़ थी, तो उसकी जगह पर वीवीपैट की जो पर्चियों की गिनती की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वीवीपैट की वो खोली गई तो उसमें एक भी पर्ची नहीं थी। 265 वोटें और एक भी पर्ची वीवीपैट में नहीं थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये तो एक इत्तेफाक हुआ कि एक जगह की खोली गई। अगर और जगह भी खोली जाए तो उसकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। तो वीवीपैट में, ईवीएम में गड़बड़ी पहले से है, लगातार है। और बीजेपी हमेशा से ईवीएम के माध्यम से जीतती रही है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी साफ हो जाएगी। और इस चुनाव में एक चीज आप उससे भी थोड़ा सा देखें, कंपेयर करें कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 रैलियां करी हैं बिहार में, उनकी 13 रैलियों में जितनी भीड़ आई, कुल मिलाकर मैं समझता हूं तेजस्वी की एक एक रैली में उससे ज्यादा लोग थे। वो जन सैलाब था। फिर कैसे हो सकता है कि बीजेपी की सीटें 5% वोट उनकी कम हो गई, सीटें उनकी करीब 20-25 बढ़ गई? कैसे संभव हो सकता है? तो वो सब कुछ सामने है कि गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी की गई है। अन्यथा जो जितनी सीटें पहली थी, 5% वोटें कम होने के बाद तो उसकी आधी रह जाती, सीटें आधी भी नहीं होती, ये स्थिति हो जाती। दोनों मिला के 50-60 टोटल अगर सीट ये ले पाते जीडी और ये भी बड़ी बात होती। लेकिन आप देख रहे हैं कि 125 सीटें लाके और वो सरकार बना रहे हैं। तो जो भी कुछ है, न केवल ईवीएम में धांधली है, वीवीपैट में धांधली है। और आपने देखा होगा कि जो पोस्टल बैलेट के साथ में धांधली की गई है, वो भी एक धांधली है। और वो प्रशासनिक अमले के माध्यम से की गई है, उसके द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री आवास से जो है ये सारी चीजें किस तरह से कंट्रोल हुई हैं, वो सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन किस तरह से सारे षड्यंत्र में शामिल है, ये बहुत पहले से उजागर है। तो इलेक्शन कमीशन, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सबने मिलके जबरदस्त तरीके से धांधली करके भाजपा की सरकार बनाई है, जेडीयू की सरकार बनाई। नहीं तो वहां सरकार बनने का मतलब ही नहीं था। आरजेडी का आरोप है कि लगातार जो कि जिलाधिकारी थे जिला स्तर के, वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहे जब 119 कैंडिडेट जीत रहे थे। नहीं तो आरजेडी का आरोप, अगर ये आरोप है, बिल्कुल सही आरोप है, लेकिन आरजेडी कर क्या रही है? आरजेडी के साथ में इतना बड़ा जन सैलाब है, जिन डीएम ने, जिन एसपी ने या जिसने भी ये सब कुछ किया है, उसे खड़ा करके, नंगा करके उसकी ठुकाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं वो ये सारी चीजें? जब उनको मालूम है कि एक अधिकारी तुम्हारे सामने बेईमानी कर रहा है, तुम्हारे साथ पूरे बिहार का जन समर्थन जबरदस्त तरीके से खड़ा है। जाति, धर्म, संप्रदाय के सारे बंदरों को तोड़कर बिहार का पूरा यूथ तेजस्वी के साथ में खड़ा है, और तुम चुप बैठे हो। तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी आंखों के सामने उन्होंने सरकार बना ली, वो मौज ले रहे हैं, और तुम जिसके पास इतना जबरदस्त जन समर्थन है, तुम आराम से बैठे हुए हो। सरकार बन गई दूसरे की और तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? जब तुम कह रहे हो कि डीएम ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, जितने भी तुम्हारे जो कैंडिडेट हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, जितने भी जिलाधिकारी हैं, घेरो सबको। पूरा बिहार तुम्हारे साथ में, पूरा यूथ तुम्हारे साथ में। क्यों किसी को छोड़ रहे हो तुम? इलेक्शन कमीशन का घेराव करो, इलेक्शन ऑफिसर का घेराव करो, पूरे बिहार को जाम कर दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो काहे को राजनीति में आए? बैठो अपने घर। ये जो चीजें हैं, देखिए, दूसरी पार्टी जब सारी सीमाएं बदतमीजी की और बेईमानी की पार कर चुकी है, आप कैसे लड़ेंगे? फिर तो यही है कि आप जबरदस्त तरीके से संघर्ष कीजिए। जब लोग आपके साथ में, तो आप क्यों डर रहे हैं? 2019 के चुनाव मोदी सरकार जीती थी, हमने विपक्ष को देखा था, राष्ट्रपति से मिले थे, ज्ञापन दिया था ईवीएम को लेकर। क्या ईवीएम को लेकर एक बार फिर अपोजिशन इकट्ठा होगा? नहीं, अपोजिशन मुझे नहीं लगता कि ईवीएम को लेकर इकट्ठा होगा, क्योंकि अगर अपोजिशन इकट्ठा होता तो हो जाता कब का।
अभी तक हुआ नहीं है। अपोजिशन जो है, अपोजिशन भी कहीं ना कहीं उसकी क्या कमजोरी है, क्या कमियां हैं, मैं नहीं कह सकता उस विषय में, लेकिन अपोजिशन निश्चित रूप से इकट्ठा नहीं है। जब हार जाते हैं तब कोई कोई जरा सी आवाज उठा देता है, जबकि इसको ऐसे आवाज उठाने से नहीं, इसको बहुत संगठित तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। सरकार को इतना जवाब में लाना पड़ेगा कि सरकार संसद में संशोधन बिल लाके इस जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 है, जिसके माध्यम से ईवीएम ये इस्तेमाल हो रही है, उसको हटा के बैलेट पेपर लाए, तभी कुछ हो सकता है। बिना उसके नहीं होगा, संसद में ही संशोधन करना पड़ेगा। 21 विधायकों ने मोर्चा खोल दिया, वो कह तेरे के साथ कोर्ट जाएंगे। नहीं, मोर्चा आप खोल लें, वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे, भाई बढ़िया बात है, आप जाइए कोर्ट, कौन आपको कोर्ट जाने से रोक रहा है? लेकिन आप कोर्ट का पीछे का आप लोगों का अनुभव क्या है, उससे भी तो देखिए आप। या ये केवल अपने आप को और जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है? कोर्ट में आप जाएंगे, कोर्ट उसको नोटिस भेजेगी, नोटिस भेजने के बाद उसका जवाब आएगा, जवाब आएगा नहीं आएगा, कितने दिन में आएगा, फिर वो समय मांगे, फिर कब वो उसके लिए होगा, इसी में सालों निकल जाएंगे, 5 साल पूरे हो जाएंगे। आप इस देश के जितने इलेक्शन पिटीशन पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और नीचे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, आप उनका पूरा जो बायोडाटा लेके देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, शायद ही कोई पिटीशन 5 साल के अंदर अंदर तय हो गया हो, अन्यथा तो 5 साल बीत जाते हैं, पिटीशन जो तय होती रहती है। एकाध कोई हुआ हो तो हुआ हो, नहीं तो सब 5 साल के बाद होती है। इसमें 5 साल बीत जाती हैं, फिर क्या ठन ठन गोपाल, आप कुछ भी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और जिस देश में, जिस सरकार ने, जिस शासन प्रशासन ने बेईमानी जिसके रग रग में घुस चुकी है, और उसने ठान लिया है कि मैं ईवीएम में धांधली करूंगा, यहां धांधली करूंगा, वहां धांधली करूंगा, उसका केवल एक इलाज है, उन्हें घेरो, घेर के जबरदस्त तरीके से विरोध होना चाहिए, उनका रास्ता जाम कर दो, निकलने ना दो उन्हें। सड़क पर आंदोलन ही इस बात का इलाज है, दूसरा कोई इलाज है नहीं। कोई कुछ भी कह ले, मैं उससे सहमत नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि अदालतें अगर इतना बढ़िया काम करती तो ये गंदगी फैलती ही नहीं, ऐसा हुआ तो है नहीं। लेकिन बिहार में जो चुनाव हुआ उसके बाद से जेडीयू की सीट पर एक विधानसभा का चुनाव लड़ी महिला प्रेसिडेंट भी रही, उन्होंने इस्तीफा दे दिया चुनाव के बाद। तो ठीक है, उनकी अपनी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि भाई मैं जो जीती हूं, या तो मतलब मैं जीती हूं वो बेईमानी से जीती हो सकती हूं, या मैं समझती हूं कि जीतने के बाद भी जो सरकार बन रही है वही सरकार बीजेपी के साथ में जो मिलकर बन रही है, या यूं कहो कि बीजेपी की ही जो सरकार है, कहने के लिए नीतीश मुख्यमंत्री हैं, तो उस पार्टी ने, बीजेपी ने जेडीयू को हराने में, नीतीश कुमार को हराने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। जिस तरह की उन्होंने सारी रणनीति बनाई, ये अलग बात है कि ये सारी सिचुएशन हो गई और उनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, पर मुख्यमंत्री बनाया गया, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, 5-5 उनके अपने मंत्री हैं, तो एक तरह से कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। तो उनकी कॉन्शियस कहीं जाग गई होगी, तो उन्होंने दिया इसलिए इस्तीफा के भाई इनके साथ में रहने से क्या फायदा, बाकी और क्या हो सकता है कारण, ये तो वही बता सकती है। 15 मंत्री बने हैं, जिसमें 7 बीजेपी के हैं, 6 जदयू के हैं, 1 वीआईपी का, 1 हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का। तो आपको लगता है नीतीश का कद छोटा हुआ एनडीए में? नहीं, नीतीश का कद तो उसी दिन छोटा हो गया। देखिए, कद उसी का बड़ा होता है जिसका चरित्र बड़ा हो, नैतिकता जिसकी जो है जिंदा हो, जिसका ईमान जिंदा हो। जब आपके अंदर ये सारी चीजें नहीं हैं तो आपका कद वैसे ही छोटा है। दूसरा, जब जनता ने आपको नकार दिया तो आपका कद कहां रहा? आपका कद बड़ा होता जनता से। राजनीति में किसी व्यक्ति का कद बड़ा होता है जो आचरण, उसका व्यवहार, उसके अलावा जो होता है वो जनता के समर्थन से, जनता के सहयोग से होता है। बिहार की जनता ने आपको पूरी तरह नकार दिया, तो जब बिहार की जनता ने नकार दिया तो आपका कद कहां रहा? कोई कद नहीं है। लेकिन आपके अंदर सत्ता का लालच इस कदर भरा हुआ है कि आप सत्ता से दूर रह नहीं सकते। और वो जो सत्ता की आपकी भूख है, सत्ता के जो लालच है, वो जो आपका स्वार्थ है, उसी के कारण सामने है। और जो कर रहे हो आप वही सबको सामने है। कद को आपको अपने कद की चिंता नहीं है। लोगों को जो सत्ता, जो उसका सुख जो लेने लगता है, फिर उससे शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीज होती है, दिखती हैं, या किसी और चीज की वो परवाह करता है। यही सब कुछ उदाहरण है, अन्यथा तो ऐसा होता नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव होने, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने, ऐसे में क्या विपक्षी पार्टी को इसके खिलाफ एक मोर्चा खोलना, देश भर में एक आंदोलन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आदरणीय ममता जी को पश्चिम बंगाल में इतना जबरदस्त ईवीएम के विरोध में आंदोलन करना चाहिए,
ताकि ईवीएम से चुनाव वहां हो ना पाए, वो किसी भी हालत में, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, एक बड़ा प्रदेश है, जबरदस्त तरीके से जनता उनके साथ में है, उनको सड़क पर आकर आंदोलन करना चाहिए और बिल्कुल घोषणा कर देनी चाहिए कि किसी भी हालत में मैं चुनाव होने नहीं दूंगी पश्चिम बंगाल में अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो। आप देखिए ना जरा, हम सब लोग उनके साथ में हैं और भी पूरा देश उनके साथ में, पूरे देश में आंदोलन होगा। अगर आप नहीं कर पाते तो फिर आप किसको दोषी मानेंगे, किसको कहेंगे? भाई वो तो जो करने वाले वो तो कर ही रहे हैं, तुम उसका विरोध किस ईमानदारी से कर रहे हो, किस स्तर पर कर रहे हो, यह भी देखने की और सोचने की बात है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस तरह से 2019 के चुनाव में बीजेपी की पता नहीं 18 के लगभग सीटें आई हैं एमपी की, इतनी सीटें ले जाना, 42 में से इतनी सीटें वहां ले जाना, और आप समझ रहे हैं कि ये जो चुनाव अब राज्य ये होगा, राज्य का जो चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें बीजेपी कुछ नहीं करेगी, निश्चित रूप से करेगी। बीजेपी हर सूरत में चाहेगी कि पश्चिम बंगाल में सरकार बने उसके, और जब तक ईवीएम उसके पास में है वो सब कुछ कर सकती है, सरकार बना सकती है, कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप उसको रोकेंगे नहीं, जो जड़ है, जो बीमारी है, उस बीमारी पर ही आप कुठाराघात नहीं करोगे। वो जो कारण है इस गंदगी के फैलने का, उस कारण को ही अगर आप टारगेट नहीं करेंगे, उसको दूर नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे बच पाएंगे? सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाएंगे। ये उनका अपना मसला, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए भी हाल ही में, तो बीजेपी 7 सीटें जीतती है, समाजवादी पार्टी सीटें जीतती है, तो यहाँ भी लगता है ईवीएम का कुछ खेल है। निश्चित रूप से देखिए, खेल उनका हर जगह है, खेल उनका ऐसा नहीं है केवल एक जगह है, हर जगह है। यहां क्यों करेंगे वो? आप कहेंगे भाई 7 सीटों में क्या करने की जरूरत है? निश्चित रूप से यह करने की जरूरत है कि आप ये संदेश देना चाहते हैं कि लॉकडाउन में जितना सब कुछ हुआ, जितना हल्ला सब लोगों ने मचाया सोशल मीडिया पे, वो सब झूठ था, बेकार था, कुछ नहीं था। अगर वो सब सच होता तो लोग हमें क्यों वोट देते? इसलिए इस बात को साबित करने के लिए कि लॉकडाउन का कोई भी एडवर्स इफेक्ट बीजेपी पर नहीं है, उन्होंने वो धांधली की है और ये 7 में से 6 सीटें जीती हैं। अगर 7 की 7 जीतते तो बहुत जबरदस्त उनके खिलाफ मतलब ये बात हो सकती थी, पर क्योंकि 1 सीट हार गए हैं वो, तो वो सब इसलिए है कि ताकि मामला जोर ना पकड़े, उछले नहीं, अन्यथा इसका और कोई कारण है नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल फ्री फेयर आप इलेक्शन करा लीजिए और बैलेट पेपर से करा लीजिए। बीजेपी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से अगर 50 सीटें भी जीत जाए, जीत नहीं सकते हैं आप, तो मतलब इनकी बात कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं 325 सीटें लेके, हो नहीं सकता। पर क्योंकि लॉकडाउन में जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश ने श्रम कानूनों को खत्म किया, मजदूर खपा हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मात्रा में प्रवासी मजदूर रहे हैं, वो प्रवासी मजदूर वहां पर आए हैं और उत्तर प्रदेश उनकी बुरी हालत है, उनको खाने के लिए खाना ढंग से नहीं मिला है, भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं है उनके पास में, नौकरी उनकी चली गई है। ये जबरदस्त विरोध जनता में है, हर तरफ है विरोध। उसको वो करने के लिए कि नहीं इसका कोई असर नहीं है, ये सीटों में घालमेल किया गया। यही नहीं, जो आपके मध्य प्रदेश में हुआ है वो भी वहां 28 में से जो 18 सीटें वो जीते हैं, वहां भी यही सारा सब कुछ है। वो सब घोटाला है, इससे किसी को कोई वो होना नहीं चाहिए। बल्कि वहां के मध्य प्रदेश की तो एक वीडियो इस तरह की आ रही है एक नेता की कि वो तो घूम रहे थे कि बता भैया कितनी सीट जीतनी है, हम कितने पैसे लेके टारगेट कर रहे हैं। हमने कहा भाई चाहे कुछ भी हो, हम तो अपने दम पे जीतेंगे। कांग्रेस वालों की वीडियो है, आप देखो सोशल मीडिया पे चल रही है, समझे ना? तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 2022 में होगा, उस चुनाव में अगर ईवीएम इस्तेमाल हुई तो आप बीजेपी को यहां से नहीं हटा सकते। हम लोग इसीलिए हमने इस बिहार के चुनाव से पहले भी यह बात की थी, हमने पहले करीब 1.5 साल से हम लगातार यह बात कर रहे हैं। 30 मई 2019 को जब इस मोदी सरकार ने दूसरी बार शपथ ली, हम तभी से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और आज भी हम लगातार विरोध कर रहे हैं। जो 26 तारीख को इसी 26 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे से हम जबरदस्त उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और केवल ईवीएम मुद्दा नहीं, ईवीएम टॉप पर है मुद्दा, वो पहली प्रायोरिटी है, लेकिन उसके अलावा और भी सारे मुद्दे हैं। सीए एनआरसी का मुद्दा हो, यूएपीए कानून हो, एनएसए कानून हो, निजीकरण हो, श्रमिकों का मामला हो, किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, जो चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह से खत्म हो गई हैं उनका मामला हो, सारे मामले हैं। जो पेंशन है कि एक बार तो विधायक एक बार रह जाता तो उसे पेंशन मिलती रहती जीवन भर, चाहे एक दिन के ले रहा हो, और अगर 5 बार 6 बार वो विधायक हो तो 5-6 पेंशन मिलती हैं। जबकि जो सरकारी कर्मचारी 30 से 35 साल जो है नौकरी करता है, आपने उसकी पेंशन ही खत्म कर दी। ये भी मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को लेकर 26 नवंबर को 2 बजे 26 नवंबर इसी को 2 बजे हम लोग जंतर मंतर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। सब लोगों से निवेदन आया, और केवल यही नहीं, हम इस आंदोलन को आगे भी ले जाएंगे ताकि कम से कम
हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि पश्चिम बंगाल में भी ना हो। ममता दीदी ने अगर साथ में दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो हम अपनी तरफ से विरोध जारी रखेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव ईवीएम से ना हो पाए, हम उसके लिए एक लड़ाई आखिरी सवाल, नीतीश कुमार क्या एनडीए के 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे बिहार में? कह नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का जो अपना तरीका है, कब टंगड़ी मार दे कब क्या कर दे आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा क्या रहेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, नीतीश कुमार जी ने अपने जीवन में एक कहते हैं इंसान को एक मौका मिलता है तरक्की की, मतलब चरम सीमा पर पहुंचने का, वो उन्होंने खो दिया। नीतीश कुमार न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में पूजे जाते हैं अगर वो एक कदम उठाते हैं, पर सत्ता के लालच ने उन्हें वो कदम उठाने से रोक दिया। और वो कदम होता कि जब बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया है तो ऐसे समय में वो बीजेपी का साथ छोड़ के अनकंडीशनल तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते, उसे कहते तू बन मुख्यमंत्री, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। तब आता मजा, पूरे देश में जो है नीतीश कुमार पूजे जाते, लेकिन उन्होंने वो खो दिया क्योंकि सत्ता का लालच बड़ा बुरा होता है।